एक प्योर इंडक्टर, कौन सा, एल, और एक प्योर कैपेसिटर, दोनों को आपने पैरेलल में लगाया और फिर इस कॉम्बिनेशन को लगा दिया एक सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ में। ई इक्वल सी नॉट साइन ओमेगा टी। सोर्स से करंट चली और करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक करंट इंडक्टर में, दूसरी करंट कैपेसिटर में। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है EL और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है EC। तो दोनों में करंट कितनी होगी ये, करंट इन कंडक्टर, सॉरी इंडक्टर, I इज इक्वल टू व्हाट, EL बाय XL। और EL कितनी है, करंट हम दोनों की एक डायरेक्शन में एक ही वेक्टर ले रहे हैं, तो फिर आपका करंट वोल्टेज यहां लीड करता है, किससे करंट से लीड करता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू डिवाइडेड बाय एक्सएल। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, एक काम देखो, यहाँ इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो दोनों में वोल्टेज तो सेम है, जो वेरिएशन वोल्टेज का इंडक्टर के अक्रॉस होगा वही कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। तो यहां से इसे हटा दो आप, दोनों के लिए वोल्टेज तो ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब करंट इंडक्टर में करंट लैग कर रही है, इंडक्टर में करंट क्या कर रही है, पीछे चल रही है, वोल्टेज से पीछे चल रही है करंट। तो यहां आई एल इज इक्वल टू होगा आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, हमने इसका ईएमएफ का चक्कर ही छोड़ दिया। और आई नॉट कितनी है, आई नॉट है आपकी ई नॉट बाय एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो अब कैपेसिटर में कितनी करंट बनेगी, कैपेसिटर की करंट आईसी कितनी हो गई, ई नॉट बाय एक्ससी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। टोटल करंट आई कितनी बनेगी, टोटल करंट इन द सर्किट आई बन रही है आपकी कितना, आई एल प्लस आई सी। तो आई एल कितना है, आई एल ई नॉट बाय एक्सएल साइन, माइनस लगा दूं ना, माइनस पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी। और आई सी आपका कितना है, ई नॉट बाय एक्स सी साइन पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी। अब यहां से ई नॉट बाय एक्सएल माइनस का, और ये क्या बन गया, कॉस ओमेगा टी प्लस ई नॉट बाय एक्स सी कॉस ओमेगा टी। अब यहां से ई नॉट कॉस ओमेगा टी आप कॉमन ले सकते हो, आई इक्वल्स ई नॉट वन बाय एक्स सी माइनस वन बाय एक्सएल कॉस ओमेगा टी। ठीक है, एक्सएल और एक्ससी को फिर से आप एक्सपेंड कर दें, तो एक्सएल होता 1/2 पाई एफ सी, तो ये बन जाएगा
2 पाई एफ सी माइनस 1 बाय 2 पाई एफ एल कॉस ओमेगा टी। आई इक्वल्स ई नॉट होल डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 पाई एफ सी माइनस 1 बाय 2 पाई एफ एल कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसे ओम्स लॉ के साथ आप कंपेयर कर दीजिए। ओम्स लॉ में ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो बस इसके नीचे जो भी है वो सब क्या है, नेट ऑब्स्ट्रक्शन। कंपेयरिंग विद ओम्स लॉ, तो क्या मिला आपका, 1 बाय 2 पाई एफ सी माइनस 1 बाय 2 पाई एफ एल। नहीं नहीं नहीं, ये ब्रैकेट यहां नहीं है। कॉस ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट्स करता है, द नेट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय एलसी सर्किट, कहां, इन द पाथ ऑफ एसी। ठीक, और इस ऑब्स्ट्रक्शन का नाम क्या देंगे, कॉमा लगा दूं बस यहां, क्या कहा जाता है इसे, कॉल्ड इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, Z। तो यहां से अब आपका Z निकल कर आया कितना, Z आया कितना, 1 बाय 2 पाई एफ सी माइनस 1 बाय 2 पाई एफ एल कॉस ओमेगा टी ओम। ये आपका पैरेलल एलसी सर्किट का क्या हुआ, इम्पिडेंस हुआ। ठीक है, अब इसमें फिर से हम वही काम करेंगे, क्या, देखिए, एट फ्रीक्वेंसी, या बल्कि हम लिखें फॉर स्टडी करंट, फॉर स्टडी करंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। तो बताइए Z की वैल्यू कितनी होगी अब, अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो, ये पूरा फैक्टर आपका 0 हो गया, ये आपका 1/0 मतलब ये पूरा इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी में कॉस ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करा तो भी इन्फिनिटी, अब ये बना 1/इन्फिनिटी। तो फिर Z की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, Z इक्वल्स 0। और जब Z इज इक्वल टू 0 है, बल्कि Z इज इक्वल टू 0 भी नहीं कहेंगे, हमने इसे क्या कहना चाहिए, इफ f टेंड्स टू 0 देन Z टेंड्स टू 0, हेंस करंट I टेंड्स टू इंफिनिटी। जब Z 0 हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन 0 होगा, तो करंट बहुत ज्यादा होगी। इसका कन्वर्सली, इसका कन्वर्स, एट लार्ज, एट लार्ज फ्रीक्वेंसी f टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी पहुंच गई फ्रीक्वेंसी, तब आपका ये वाला पूरा पार्ट बन जाएगा 0 और ये बनेगा क्या, इंफिनिटी। फिर से 1/इंफिनिटी आ गया, तो Z अगेन, अगेन Z टेंड्स टू 0, hence करंट I टेंड्स टू इंफिनिटी। उससे उल्टा चल रहा है बिल्कुल। जब फ्रीक्वेंसी 0 है
तब भी करंट बहुत लार्ज है, जब फ्रीक्वेंसी बहुत लार्ज है तब भी करंट की वैल्यू बहुत लार्ज है, एक्सट्रीमली लार्ज करंट। ठीक है। अब अगर आपने फ्रीक्वेंसी को अगर आपने 0 से इंफिनिटी तक बढ़ाया, तो बताइए जेड में क्या चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी 0 पर भी जेड 0 है, फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी पर भी जेड इंपीडेंस 0 है। अब आप फ्रीक्वेंसी को 0 से इंफिनिटी तक बढ़ा रहे, तो अब इस जेड में क्या क्या चेंज आएगा। फ्रीक्वेंसी 0 पर भी 0, फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी पर भी 0, और फ्रीक्वेंसी को 0 से इंफिनिटी तक बढ़ा रहे हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। आंसर यहां लिखा हुआ है आपका। जब आप करंट इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं 0 से इंफिनिटी तक, तो जेड की वैल्यू बढ़ेगी। देखिए जब 0 है, ये फैक्टर आपका 0 हुआ और ये फैक्टर इंफिनिटी, तो जेड की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी आप 100 रखेंगे, तो ये पूरा फैक्टर 0 नहीं है और ये पूरा फैक्टर 100 इंफिनिटी नहीं है, इंफिनिटी से कम हो गया है। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगी, उसे आप 1 अपॉन में लेके चलेंगे, तो जेड की वैल्यू अब आपकी 0 नहीं आएगी, कुछ ना कुछ एक सर्टेन वैल्यू जरूर आएगी। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज करते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इसका रिजल्ट ये निकलेगा क्या, impedance Z increases from 0 to a certain maximum value। और ये मैक्सिमम वैल्यू किससे डिसाइडेड होगी, डिसाइडेड बाय ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हमने अभी ओमिक रेजिस्टेंस नहीं लिया, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो इसका ओमिक रेजिस्टेंस बनेगा ही बनेगा इंडक्टर का, कुछ ना कुछ ओमिक रेजिस्टेंस कैपेसिटर भी ऑफर करता ही करता है। तो एक कंडीशन, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी कि ये दोनों फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। एक फैक्टर बढ़ते बढ़ते, दूसरा घटते घटते एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर बिल्कुल 0 हो गया, तो z की वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं होगी। z की वैल्यू तब कितनी होगी, तब z की वैल्यू इनके ओमिक रेजिस्टेंस से डिसाइडेड होगी कि इनके अपने अपने ओमिक रेजिस्टेंस क्या है, या आपने इनके सीरीज में कोई ओमिक रेजिस्टेंस डाल रखा है, तो वो कितना रेजिस्टेंस डाल रखा है। बात इतनी समझ आई। अभी हमने प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर लिया है, ना इसका ओमिक रेजिस्टेंस ना इसका ओमिक रेजिस्टेंस। आप ध्यान से देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी 0 है, ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, ये पूरा फैक्टर इन्फिनिटी हो गया, जेड की वैल्यू इन्फिनिटी। फ्रीक्वेंसी जब आप बढ़ाएंगे, तो 2 पाई एफ सी बढ़ता चला जाएगा और 1/2 पाई एफ एल घटता चला जाएगा। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एक वैल्यू बढ़ रही है, दूसरी घट रही है, एक 0 से ऊपर उठ रही है, दूसरी इन्फिनिटी से नीचे आ रही है। एक टाइम पर दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर पूरा 0 हो गया, तब जेड की वैल्यू इन्फिनिटी। जेड की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी, बहुत लार्ज हो जाएगी, इन्फिनिटी नहीं होगी। ठीक है। तो बाय ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ सर्किल, तो क्या हुआ, जेड इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, बल्कि सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू भी ना लिख करके हम इसे, इस चक्कर को छोड़ दें, सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू नहीं, फ्रॉम 0 टू ऑलमोस्ट इंफिनिटी, जिसमें इनके ओमिक रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएंगे, इंडक्टर के और कैपेसिटर के ओमिक रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएंगे। ठीक है। अब फिर क्या होगा, देन डिक्रीजेस टू व्हाट, 0। राइट। अब Z के इफेक्ट से करंट, हेंस जब Z बिल्कुल 0 के लगभग है, तो करंट कैसी होगी,
very large. Current decreases from very large value. इंफिनिटी तो नहीं हो सकती, decided by ohmic resistance of the सर्किट. मेंशन कर दिया हमने, इंफिनिटी तो नहीं हो सकती कभी भी, करंट की वैल्यू बहुत लार्ज होगी. और ये लार्ज करंट किससे डिसाइडेड होगी कि इन दोनों कंपोनेंट्स के कितने अपने ओमिक रेजिस्टेंस है, या इनके सीरीज में आपने कितना ओमिक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है. करंट डिक्रीजेस फ्रॉम वेरी लार्ज वैल्यू. कौन सी लार्ज वैल्यू? जो डिसाइड होगी ओमिक रेजिस्टेंस से. कहां तक डिक्रीज होगी? टू 0. एंड देन अगेन increases to large value. ये करंट की कंडीशन बनी. अब वही ग्राफ जो कल बनाया था, कोई बता सकता है कि इस इंटरप्रिटेशन से उस ग्राफ में क्या चेंज आ जाएगा? कल ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया था तीनों का एक साथ, 5 लाइन एक साथ ड्रॉ कर दी थी हमने. ये कोई बता पाएगा कि अब इस ग्राफ में पैरेलल सर्किट के लिए क्या डिफरेंस आएगा? सीरीज सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी के साथ Z डिक्रीज हो रहा था, Z के डिक्रीज के साथ साथ करंट इंक्रीज हो रही थी. Z और I के कर्व रिवर्स हो जाएंगे. जो कर्व I का है Z का बन जाएगा, जो Z का कर्व है ये I का कर्व बन जाएगा. बाकी तीन लाइन कौन सी लाइन? आपकी ये XC वाली लाइन, XL वाली लाइन और रेजिस्टेंस वाली लाइन, ये तीनों की तीनों बिल्कुल सेम बनी रहेंगी. तो अगर हम इसको ग्राफ को ड्रॉ करें तो ग्राफ का क्या कंडीशन बनेगी? एक्स एक्सिस पर आपने क्या ली? फ्रीक्वेंसी. वाई एक्सिस पर आपने दूसरे पैरामीटर्स लिए हैं. तो सबसे पहले तो एक्स एल, एक्सएल की लाइन सबसे सिंपल होती है, मैं वही कलर यूज कर लूं. पहले मैंने एक्सएल बनाया था किससे? एक्सएल बनाया था ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर ही यूज कर लूं. दिस इज एक्सएल. एक्सएल कितना? 2 पाई एफ एल. एक्स सी लो फ्रीक्वेंसी पर, एक्स सी इंफिनिटी. और फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई वैसे वैसे एक्स सी डिक्रीज होता चला गया, और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑलमोस्ट इंफिनिटी. इट इज व्हाट? एक्स सी विच इज 1/2 पाई एफ सी. और रेजिस्टेंस पे तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है. दिस इज व्हाट? रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं. यहां इस पॉइंट पर आकर एक्सएल और एक्ससी आपस में इक्वल हो गए. यहां भी आपकी इसी फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ही कहा जाएगा. अब आपका Z, Z क्या हो रहा है? देखिए Z इंपिडेंस Z इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू ऑलमोस्ट इंफिनिटी. इंफिनिटी तो जाएगा, बहुत लार्ज वैल्यू हो जाएगी. तो यहां इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर Z की वैल्यू वेरी लार्ज. दिस इज Z. ये आपका ग्राफ किसका हुआ? Z का. दोनों तरफ सिमेट्रिकल बनता है ये. मुझसे इधर की वैल्यू ज्यादा हो गई है, लेकिन दोनों तरफ बनेगा सिमेट्रिकल. और Z की उल्टी क्या चलनी है? Z के उल्टा क्या चलना है? करंट डिक्रीजेस फ्रॉम वेरी लार्ज वैल्यू विच इज डिसाइडेड बाय ओमिक रेजिस्टेंस टू 0, ऑलमोस्ट 0. ठीक है. तो करंट की वैल्यू अब कितनी होगी? देखो, अब हम करंट की वैल्यू को यहां नहीं लाएंगे. वहां तो हमें Z पता था कि कहां तक डिक्रीज होता है, R तक डिक्रीज होता है. तो हमने ध्यान से देखिए, यहाँ Z को बिल्कुल कहां तक मिला दिया था? R वाली लाइन पर मिला दिया था. लेकिन यहाँ हम करंट को नहीं कह सकते कि वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो गई, तो हम करंट को नीचे लेके जाएंगे. यहाँ करंट
वेरी लार्ज, वेरी लार्ज करंट, और करंट Z बढ़ने के साथ साथ करंट डिक्रीज होती चली आ रही है, और जब Z आपका मैक्सिमम है तब करंट की वैल्यू मिनिमम यहां, और फिर करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे Z आपका डिक्रीज होता रहेगा। ये डॉटेड लाइन बन गई, किसके लिए बन गई, करंट I के लिए बन गई। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, जिसे हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR लिखा है, Z की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, Z की वैल्यू मैक्सिमम। अब Z की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब आपका डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए। हालांकि इसमें हमने रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया, लेकिन ओमिक रेजिस्टेंस तो हो गई। Z मिनिमम, सॉरी, Z मैक्सिमम तब होगा जब पूरा का पूरा डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए। कितना हो सकता है मिनिमम डिनोमिनेटर, ये 0 है, न्यूमेरिकली 0 हो जाए। 0 कब होगा, जब 2 पाई FC और 1/2 पाई FL आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR, Z इज, बल्कि Z नहीं, वर्ड पूरा लिखो, इंपिडेंस Z इज मैक्सिमम, Z मैक्सिमम है। कब होगा Z मैक्सिमम, हेंस क्या, 2 पाई FC माइनस 2 पाई FL इज मिनिमम कितना, 0। लेकिन किस फ्रीक्वेंसी पर, स्पेशल फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस पर, तो हम इसको FR लिखेंगे। तो फिर क्या हुआ, एट रेजोनेंस ये पूरा फैक्टर 0 है, तो क्या 1/2 पाई FRC इक्वल्स 1/2 पाई FRL, और यहां से फिर से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी निकल कर आएगी, 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC हर्ट्ज। और यही क्या चीज है, विच इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट। ये LC सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्यों है, अभी हम आगे एक डेरिवेशन करेंगे LC ऑसिलेशन, वहां निकल कर आएगा कि LC सर्किट की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 2 पाई 1/2 पाई LC हुआ करती, वहां से निकल कर आएगी। तो जब आपके सोर्स की फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई है, किस सोर्स की फ्रीक्वेंसी, जिस सोर्स को आपने लगाया हुआ है LC पैरेलल LC सर्किट पर, तब क्या कहा जाएगा, तब आपका कहा जाएगा कि स्थिति कौन सी स्थिति बन गई, रेजोनेंस की, द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज अटेंड, चाहे आपका वो सीरीज सर्किट है या पैरेलल सर्किट है। जब आपके सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट के इक्वल होगी, तब कंडीशन अटेन हो गई रेजोनेंस। दोनों ही कंडीशन, दोनों ही में सेम है रेजोनेंस। समझ आई बात। अब क्या हुआ, फिर से बात समझिएगा। क्या है, एलसी सर्किट है, एक एलसी सर्किट है, और आपने कहा कि इस एलसी सर्किट की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सपोज इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी 100 हर्ट्ज है। अब आपने इस सर्किट के ऊपर कई सारे सोर्स लगा दिए, एक सोर्स तो ये लगा दिया,
ई नॉट साइन ओमेगा 1t, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज। एक और सोर्स आपने इसके ऊपर जोड़ दिया पैरेलल में, एक और सोर्स जोड़ दिया, क्या? सबका मैं ई नॉट सेम ले रहा हूं, साइन ओमेगा 2t, तो ये तो डिफरेंट होगा, ई नॉट सबका सेम ले रहा हूं। इसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। उसके बाद आपने एक और सोर्स यहां जोड़ दिया, इसी के पैरेलल में एक और सोर्स आपने जोड़ दिया, और कैसा जोड़ा? ऐसा जोड़ा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, सपोज 50 हर्ट्ज है। अब ये तीनों के तीनों सोर्स आपके सेम सर्किट में करंट अपनी भेज रहे हैं। एक सोर्स करंट भेज रहा है I1, दूसरा सोर्स करंट भेज रहा है I2, तीसरा सोर्स करंट भेज रहा है I3। इन I1, I2, I3 के बारे में आप क्या कह सकते हैं? पहली बात वही कि सेम है या डिफरेंट है, जबकि सबके आरएमएस वैल्यू सेम है। समझ लो आप, तीनों ही सोर्स की आरएमएस वोल्टेज तीनों ही सोर्स के सेम है, मतलब वोल्टेज सब सेम है। पहला सोर्स भी 200 वोल्ट का, दूसरा भी 200 वोल्ट का, तीसरा भी 200 वोल्ट का, और सेम सर्किट के पे लगे हुए हैं। तो क्या तीनों के तीनों सेम करंट भेजेंगे इस सर्किट के अंदर, या डिफरेंट करंट? डिफरेंट करंट, सीधी सी बात है। ठीक है। अब सवाल यह है कि इस I1, I2 और I3 में सबसे कम कौन सी होगी? सबसे कम कौन सी होगी? I1, I2 और I3 तीन करंट जा रही हैं आपके सेम सर्किट में, इनमें से सबसे कम करंट कौन सी होगी? आपने नंबर ऑफ सोर्सेज लगाए, तो जिस सोर्स की फ्रीक्वेंसी एलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, आपका ये एलसी सर्किट इस सोर्स के साथ रेजोनेंस में आ गया, बाकी सोर्सेस के साथ रेजोनेंस नहीं है, जिनकी फ्रीक्वेंसी इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है या कम है। जिन सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम है या ज्यादा है, ये सोर्स आपके सर्किट के साथ रेजोनेंस में नहीं है। लेकिन जिस सोर्स की फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तब ये सोर्स सर्किट के साथ रेजोनेट कर गया, रेजोनेंस में आ गया। और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंस पर क्या होती है? करंट की वैल्यू जीरो पहुंच जाती है। करंट की वैल्यू क्या होती है? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए करंट की वैल्यू जीरो पहुंच जाती। तो अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि जो सोर्स रेजोनेट कर गया आपके सर्किट के साथ, इस सोर्स से चलने वाली करंट की वैल्यू मिनिमम होगी। इस सोर्स के लिए, 100 हर्ट्ज के सोर्स के लिए, ये सर्किट बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है, एक्सट्रीमली लार्ज, ऑलमोस्ट इंफिनिटी। तो इस सोर्स से चलने वाली करंट कम रह गई। जिन सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट है, इन सोर्सेस के लिए यही सर्किट ऑब्स्ट्रक्शन कम ऑफर कर रहा है। बड़ी अजीब सी बात लगती है, बड़ा उल्टा सा लगता है कि यहां ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहे। वही सर्किट है, उतना ही वोल्टेज का आपने सोर्स लगा रखा है, अब भी करंट अलग अलग चल रही है, अब भी करंट अलग अलग चल रही है। नॉन ओमिक सर्किट से सारे के सारे, क्योंकि यहां कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा करेगा सर्किट, ये सिर्फ सर्किट की अपने रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं है, डिपेंड है पीछे से जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए सीरीज सर्किट बहुत तगड़ा बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए पैरेलल सर्किट बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो अगर आपने किसी पैरेलल एलसी सर्किट पर नंबर ऑफ सोर्सेज अप्लाई कर दिए, तो उनमें से जिस एक सोर्स की फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल बनेगी, उस सोर्स से चलने वाली करंट मिनिमम, मतलब ब्लॉक कर दिया इसने करंट को।
बाकी सोर्सेज से कुछ ना कुछ तो करंट चलेगी डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, इंपिडेंस ऑफर्ड। लेकिन जिसके साथ रेजोनेट कर गया सर्किट, जिस सोर्स के साथ सर्किट रेजोनेट कर गया, उस सोर्स की करंट को इसने ब्लॉक कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो अब इस सर्किट की नेचर कैसी हो गई? पीछे वाले सर्किट की नेचर कैसी थी सीरीज वाले सर्किट की? सीरीज सर्किट जिस सोर्स के साथ रेजोनेट कर गया, उस सोर्स से चलने वाली करंट मैक्सिमम, बाकी सोर्सेज से चलने वाली करंट कम। लेकिन पैरेलल सर्किट में सर्किट ने जिस सोर्स के साथ रेजोनेट कर लिया, उस सोर्स से चलने वाली करंट तो ऑलमोस्ट जीरो हो गई, डिक्रीज। और बाकी सोर्स से चलने वाली करंट है अपनी, कुछ ना कुछ होगी जरूर डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्स्ट्रक्शन, इंपिडेंस। वहां हमने उसे कहा था सेलेक्ट, यानी लार्ज नंबर ऑफ सोर्स में से सीरीज एलसी सर्किट ने एक सोर्स को सेलेक्ट कर लिया। कौन से सोर्स को सेलेक्ट कर लिया? जो इसके साथ रेजोनेट कर गया। लेकिन यहां जो सोर्स रेजोनेट कर दिया उसकी तो इसने बिल्कुल ही करंट का सत्यानाश कर दिया, जीरो कर दिया। मतलब चल यहां से क्या कहा जाएगा इसे? हम इसे सर्किट को क्या कहा जाएगा? रिजेक्टिव सर्किट। तो जब हमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज में से किसी एक फ्रीक्वेंसी को निकालना है, जैसे कि आप अपने रेडियो एफएम या टीवी ट्यून करते हैं, चैनल बदलते हैं, तो आपके पास बहुत सारी चैनल्स की फ्रीक्वेंसीज आ रही है, उनमें से किसी एक को आपने पकड़ना है, तो कौन सा सर्किट यूज करेंगे? सिलेक्टिव। लेकिन कहीं अगर ऐसा चांस पड़े कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आपने ब्लॉक करना है, बाकी आगे पीछे की फ्रीक्वेंसीज को निकलने देना है, तो कौन सा सर्किट यूज करेंगे? पैरेलल एलसी सर्किट, रिजेक्टिव सर्किट। ठीक है। अगर कई सारे सोर्सेज इस पर लगाए गए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, तो ये उस सोर्स से चलने वाली करंट को ब्लॉक कर देगा जिस सोर्स के साथ ये खुद रेजोनेट कर गया है। ठीक है। बता, इफ अ नंबर ऑफ सोर्सेस having different frequencies are applied to parallel LC circuit, the current from the source having frequency equal to the natural frequency of circuit is minimum, ब्रैकेट में लिखिए ऑलमोस्ट जीरो। दैट्स व्हाई parallel LC resonance circuit called is called रिजेक्टिव सर्किट। रिजेक्टिव सर्किट।